प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए आर्थिक संख्यांकिकी की नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, जो कि बेस्ट बुक है इकोनॉमिक्स की, टी आर जैन, बीके ओरी। इसके आधार पे मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आप 11th क्लास में या फिर कंपटीशन लेवल के लिए आप आर्थिक संख्यांकिकी की सीखना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को और इस सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए अब बिना टाइम जाया किए हम पहले चैप्टर के टॉपिक को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे टॉपिक मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। इसके बहुत सारे सब टॉपिक्स भी हैं, वो सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने विक्की की पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की इस पहली वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि आखिर ये जो इकोनॉमिक्स है, यानी ये जो अर्थशास्त्र है, इसका मतलब क्या होता है। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। तो हम सबसे पहले ही समझेंगे कि आखिर अर्थशास्त्र क्या है। बट अर्थशास्त्र के यानी इकोनॉमिक्स के मीनिंग को समझने से पहले इसके कुछ बेसिक टर्म समझेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है अर्थशास्त्र को जानने के लिए ये जानना कि आखिर हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, यानी चाइल्ड से लेकर ओल्ड एज तक हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, यानी कहीं इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। यानी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ क्या होती है आप जानते हैं। जो भी एक्टिविटी अभी मैं इसको समझाऊंगा, बट आप अभी ये समझिए कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम बहुत सारी क्रियाओं में लगे रहते हैं, जिनमें से बहुत सारी हमारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इकोनॉमिक्स एक्टिविटी का मतलब क्या है, क्योंकि देखिए आप इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हैं तो बिना इकोनॉमिक्स एक्टिविटी को समझे आप इकोनॉमिक्स नहीं समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इकोनॉमिक्स एक्टिविटी यानी आर्थिक गतिविधि यानी आर्थिक सहायता क्या होती है। देखिए, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी को समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आखिर क्रिया क्या होती है। क्रिया जिसे आप एक्शन कहते हैं, एक्शन या एक्टिविटी भी आप इसे कह सकते हैं। एक्टिविटी एक्टिविटी देखिए, हम जो भी अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी से जो भी हम काम करते हैं, जैसे आंखों से देखना, मुंह से बोलना, टांगों से चलना, ये सारे हमारे एक्शंस हैं। क्या हैं ये? हमारे सारे एक्शन। और ऐसे सारे एक्शन जो लिमिटेड रिसोर्स से रिलेटेड हों, यानी हमारे दुर्लभ संसाधनों से जुड़ी हुई क्रियाएं हों, ऐसे एक्शन जो कि स्केयर, जो हमारे स्केयर मीन्स होते हैं या जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, उससे जुड़ी हुई कोई भी एक्टिविटी को, कोई भी एक्शन को, कोई भी क्रिया को हम इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कहते हैं। अभी मैं इसके अर्थ को आपको दिखाता हूँ तो और ज़्यादा आपको ये बात क्लियर होगी। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, it is an activity which is related to use of scarce means, यानी जिन्हें हम लिमिटेड रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, यानी स्केयर रिसोर्सेज कह सकते हैं। यानी कोई भी ऐसी गतिविधि जो हमारे दुर्लभ संसाधनों से या फिर सीमित संसाधनों से जुड़ी हुई हो, जो हमारी दुर्लभ संसाधनों से जुड़ी हुई हो। ये बात आपने याद रखनी है। जितने भी हमारी स्केयर यानी दुर्लभ संसाधन होते हैं, जितने भी हमारे दुर्लभ संसाधन होते हैं, उनसे जुड़ी हुई कोई भी गतिविधि को हम क्या कहते हैं? आर्थिक गतिविधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि एक लड़की है, चाउमीन खा रही है। ये जो चाउमीन है या ये जो मैगी है, ये हमारा कैसा रिसोर्स है? क्योंकि देखिए रिसोर्स क्या होता है, अगर हम बात करें रिसोर्स कहें या मीन कहें यानी साधन कहें, यानी हमारे जो संसाधन हैं या फिर कहें कि जो साधन है, ये क्या होते हैं? ये हमारी सेटिस्फैक्शन, हमारी जो वांट्स होती हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, उनको जो भी चीज़ें पूरा करती हैं, उन्हें हम रिसोर्सेज या मीन कहते हैं। बहुत ही सिंपल। ये जो मैगी है, ये भी हमारा एक रिसोर्स है
जिसकी डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। और उसके कंपैरिजन में इसकी जो सप्लाई है प्रगति की तरफ से वो क्या है, कम है। तो ये कैसा रिसोर्स हो गया, ये एक स्केयर रिसोर्स हो गया, यानी एक दुर्लभ संसाधन हो गया। तो ये दुर्लभ संसाधन, ईटिंग क्या है, ईटिंग क्या है, सिंपल सी बात है, एक एक्टिविटी है जो कि किससे रिलेटेड है, स्केयर रिसोर्सेज से, यानी दुर्लभ संसाधनों से। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कंजम्पशन कर रही है, ये जो लड़की कंजम्पशन, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक उपभोग है। मेरी बात समझ आ रही है? अभी आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे शॉपिंग जो करते हैं, ये भी एक इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सब्जी मंडी है, कुछ लोग सब्जी खरीद रहे हैं, कुछ लोग सब्जी बेच रहे हैं, कोई बाइंग कर रहा है, कोई सेलिंग कर रहा है। तो नेचुरल सी बात है, ये भी एक इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या होगी, बहुत ही सिंपल, जो कि हमारे किससे जुड़ी हुई है, स्केयर रिसोर्सेज से। यानी स्केयर रिसोर्सेज से मतलब दुर्लभ संसाधनों से, जिनका वैकल्पिक प्रयोग है, जिनका ऑल्टरनेट यूज है। अभी मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। दोस्तों, आपको अगर ये मेरा नया तरीका जो मैंने अभी ये बनाया आपके लिए, न्यू कंटेंट, अगर आपको पसंद आया है अभी तक, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो यकीन मानिए दोस्तों, 11th-12th क्लास की जो दोनों चारों बुकें हैं, उनको इसी तरीके से बहुत ही अच्छे प्रीमियम कंटेंट से के लिए मैं आपको बना के दूंगा। तो वीडियो का जो टारगेट मैंने रखा है, 1000 लाइक मुझे जल्द से जल्द अगर आप एक महीने में दिला देते हैं तो दोस्तों मैं भी आपके लिए पूरी जान लगा दूंगा। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टारगेट को ज़रूर पूरा करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोबारा से। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी जिसे हिंदी में अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इकोनॉमी को मैं पहले हिंदी में समझाता हूँ। अर्थव्यवस्था का मैंने मतलब बताया था। अर्थ का मतलब होता है आर्थिक क्रिया, यानी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया या आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक गतिविधि। और व्यवस्था का तो मतलब हो ही गया व्यवस्था। और यहाँ पे व्यवस्था कहाँ पे की जाएगी, किसी क्षेत्र में। जैसे भारत में जितनी भी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कही जाती है वो किसके अंतर्गत आएगी, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। तो अर्थव्यवस्था क्या है, एक तरीके से क्षेत्र है। अब ये जो क्षेत्र है, ये भौतिक रूप का भी हो सकता है, फिजिकल रूप में भी हो सकता है, और नॉन फिजिकल रूप में भी हो सकता है। जैसे अगर हम बाजार की बात करें, कोई जैसे वीकली बाजार होते हैं, मार्केट्स होती हैं, वो जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं, दुकानें होती हैं, वो भौतिक अर्थव्यवस्था आप मान लीजिए। एक होती है गैर भौतिक यानी नॉन फिजिकल, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पे भी तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी हो रही है। कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात, कि अगर आप इतना सिंपल सा समझे कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमी अगर मैं इंग्लिश में कहूँ, इकोनॉमी क्या हो गया, इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, ठीक है, एक्टिविटीज प्लस प्लेटफॉर्म, यानी उसका जरिया जो उस पे है। तो भाई सरल अर्थव्यवस्था क्या हो गई, भाई मैंने आपको ये तो समझा दिया कि अर्थव्यवस्था क्या हो गई। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर सरल अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी बात, जहां पे कंजम्पशन यानी उपभोग, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 बेसिक क्रियाएं, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर मैं हिंदी में कहूं इसको, यानी उपभोग कहूं, उत्पादन कहूं और वितरण कहूं, और इन्हीं के बीच में क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि कोई भी सोसाइटी बनी है इंडिविजुअल से, यानी लोगों से बनी है, और कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी देश हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश, जितनी भी वो वस्तुएं यानी गुड्स और सर्विस का वो अपनी लाइफ में यूज करता है, सर्विस का यूज करता है, वो सारे के सारे वो खुद नहीं बना सकता।
तो वो क्या करता है भाई, उपभोग करता है, उत्पादन होता है, वितरण होता है। ये तीन बेसिक इकोनॉमिक्स को आप कहें तो इसे ही हम कहते हैं सिंपल इकोनॉमी। अभी इसको मैं और अच्छे तरीके से आपको डीप में समझाऊंगा जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। तो देखिए, मैंने आपको समझाया कि आर्थिक गतिविधि क्या होती है। आर्थिक गतिविधि का मतलब होता है कि कोई भी गतिविधि जो हमारे दुर्लभ संसाधनों से जुड़ी हुई होती है, या कहें कि लोगों के जीविका से जुड़ी हुई होती है, लीववुड से जुड़ी हुई होती है लोगों की, या आप ऐसे कह सकते हो जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी जीविका कमाता है, यानी जीने के लिए जो उसको आय चाहिए होती है, वो जिस भी काम से कमाता है उसे ही हम आर्थिक गतिविधि कह सकते हैं। या फिर हम कहें कि भाई सिंपल सी बात कि भाई जो भी दुर्लभ संसाधन होते हैं उनसे जुड़ी हुई किसी भी क्रिया को आप आर्थिक गतिविधि कहेंगे, यानी आर्थिक क्रिया कहेंगे। और तीन हमारी मेन आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जैसे मैंने बताया, उपभोग, दूसरा उत्पादन, तीसरा वितरण। जैसे कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पे जिस भी देश में, जैसे भारत की ही बात करें तो भारत को हम क्या कहेंगे, सिंपल इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था मैंने आपको समझा दिया। अब हम एक एक करके ये समझेंगे कि आखिर उपभोग क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, और इनकी कुछ बेसिक टर्म समझेंगे ताकि अर्थशास्त्र के अर्थ को समझने से पहले हम उसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज को गेन कर लें। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता, जिसे आप अंग्रेजी में कंज्यूमर कहते हैं, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। तो बहुत ही सिंपल सी बात, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, ए कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम्स, यानी कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट। यानी उपभोक्ता वह है जो अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करता है। जैसे दो महिलाएं हैं, माने दो लेडी हैं, ये हम मान लीजिए कुछ कपड़े खरीद के लेके जा रही हैं, तो ये किसके लिए लेके जा रही है, अपने पहनने के लिए लेके जा रही है, बेचने के लिए नहीं, पहनने के लिए, अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए लेके जा रही है। पर्सनल सेटिस्फैक्शन, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, इस वर्ड को समझिए, यानी व्यक्तिगत उपभोग के लिए लेके जा रही है, व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए लेके जा रही है। तो भाई सिंपल सी बात है, उपभोक्ता कौन व्यक्ति होता है, सिंपल, जो बाजार से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए या संतुष्टि के लिए, यानी सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट को करने की कोशिश करता है दोस्तों। अब उपभोक्ता एक क्रिया करता है, उपभोक्ता क्या करता है, एक एक्शन करता है। उस एक्शन को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं कंजम्पशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्थिक क्रिया है, क्योंकि जितने भी कोई भी देश होता है, उस देश में जितने भी नागरिक होते हैं वो सारे के सारे कंज्यूमर होते हैं, और वो एक एक्टिविटी जरूर करते हैं, कंजम्पशन। अब ये जो कंजम्पशन होता है, उपभोग होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, बहुत ही सिंपल, उपभोग हमारी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि, यानी यहाँ पे लिख रखा है मैंने, डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स, यानी कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अप यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स। यानी उपभोग हमारी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु तथा सेवाओं की उपयोगिता को उपयोग करने की प्रक्रिया है। जैसे देखिए दोस्तों, अगर हम एक एप्पल खाते हैं, किस लिए खाते हैं, ताकि हमें उससे एनर्जी मिले। तो ये एप्पल हमने हमें भूख लग रही थी, हमने एक एप्पल खा लिया, तो ये जो एप्पल है, ये जो हमने खा लिया है अपनी भूख को मिटाने के लिए, ये जो खाने की जो ईटिंग की जो गतिविधि हुई है, ये इकोनॉमिक्स के टर्म में क्या कहलाएगी, कंजम्पशन कहलाएगी। और जो ये क्रिया कर रहा है, यानी ये जो एक्शन कर रहा है, वो कौन कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा, यानी उपभोक्ता कहलाएगा। ये जो महिलाएं जो कपड़े पहनेंगी अपनी व्यक्तिगत लाइफ में, तो ये उसका कंजम्पशन कर रही है, रोज पहनेंगी, जब ऑफिस आएंगी या किसी ड्रेस में, किसी पार्टी में, तो वो कंजम्पशन है जो हो रहा है। और करने वाला कौन है, कंज्यूमर है। मैंने ये बात आपको काफी अच्छी तरीके से समझा दी है। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं कि आखिर उत्पादन यानी प्रोडक्शन क्या होता है।
क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक क्रिया है हमारी प्रोडक्शन यानी उत्पादन। क्योंकि दोस्तों आप ये बात जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, एक अकेला व्यक्ति हो या कोई भी एक अकेला देश हो, ठीक है, कोई जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भारत बना लिया, ठीक है, मान लीजिए मैंने भारत का नक्शा बना लिया। कोई भी एक व्यक्ति हो, एक पर्सन हो या कोई भी एक कंट्री हो, उसके पास जो भी एक व्यक्ति है उसके पास जितने भी संसाधन होते हैं वो हमेशा कम होते हैं जितनी उसकी लाइफ में उसको गुड्स और सर्विस की ज़रूरत होती है, जिसके लिए उसे हमें क्या करना पड़ता है, आपस में विनिमय करना पड़ता है, यानी एक्सचेंज करना पड़ता है। एक्सचेंज करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है दोस्तों, एक्सचेंज करना पड़ता है। तो परिवार क्षेत्र जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो अपनी सेवाएं देता है किसको, प्रोडक्शन सेक्टर को यानी उत्पादक क्षेत्र को कारक सेवाएं देता है, जिसे हम फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। कारक सेवाएं देता है जैसे कि श्रम, पूंजी, भूमि, उद्गम, है ना, लैंड, लेबर, ये सारी, और ये वस्तु तथा सेवाएं देते हैं। तो अब मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर प्रोडक्शन है क्या, प्रोडक्शन क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल सा, अगर आप देखें कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उत्पादक कौन है यानी प्रोड्यूसर कौन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूस एंड सेल्स गुड्स एंड सर्विस फॉर जनरेशन ऑफ इनकम, यानी वह व्यक्ति जो आय के सर्जन के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं को बनाता है या फिर उनकी बिक्री करता है, उस व्यक्ति को हम उत्पादक कहते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात, मैं अगर इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से आपको बताऊं कि उत्पादक वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जो आय के सर्जन के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण करता है या बिक्री करता है और लाभ तथा हानि का उत्तरदायित्व निभाता है। लाभ हुआ वो भी उसका, हानि हुई तो भी उसकी। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों कि प्रोड्यूसर कौन होता है, उपभोक्ता कौन होता है, मैंने अभी आपको समझाया। उपभोक्ता कौन, जो वस्तु तथा सेवाओं का उपभोग करे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए। उत्पादक कौन, जो विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण करे आय के सर्जन के लिए और लाभ तथा हानि का उत्तरदायित्व निभाए। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स के ये बेसिक टर्म्स हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन को, इसके अर्थ को आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसके बेसिक टर्म को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं वीडियोस बनाऊं, तो वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्पादन क्या है। उत्पादन जिसे आप प्रोडक्शन कहते हैं, बहुत ही सिंपल, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द यूजफुल थिंग। The thing become useful as they acquire utility value in the process of production. जब हम कपास से कपड़ा बना लेते हैं, जब हम कॉटन से यानी कपास से हम कपड़ा बनाते हैं, तो कपास इतना उपयोगी यानी इतना यूजफुल नहीं होता, उसमें इतनी यूटिलिटी नहीं होती है। जब वो कपड़े में बदल जाता है तो उसकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाती है। यूटिलिटी बढ़ने से उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है, यानी उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो यानी बहुत ही सिंपल है, रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग में बदल देना। जैसे कि बात करें, अगर एक और बात करें कि कपास से ही हम कागज बनाते हैं, कागज, तो कपास में लिखना इतना कन्वीनियंट नहीं होता है, इतना सुविधाजनक नहीं होता है, बट तो कागज में लिखना बहुत इजी होता है। तो कपास से कागज बनाने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, वो हमारी प्रोडक्शन है, जिसमें कपास की यूटिलिटी बढ़ के वो कागज में जब बढ़ जाता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। ये 2 रुपये किलो बिक रहा है तो ये 20 रुपये किलो बढ़ रहा है। अब 18 रुपये का अंतर क्यों आया है? क्योंकि यूटिलिटी बढ़ गई। बहुत ही सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। प्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, आप एक समझ लीजिए। देखिए आप ये चीज समझिए कि उपभोग हो या उत्पादन हो, ये दोनों ही प्रोसेस हैं। ये एक्शन तो हैं, बट कोई भी एक्शन जो बारंबार होता है, नियमित, आज आप खाना खाओगे फिर कल भी खाओगे, ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी में एक बार ही खाना खाया फिर कभी नहीं खाओगे, नहीं ना।
अगर आपकी कोई दुकान है और आपने एक बारी मान लीजिए उसमें आप समोसे बेचते हैं, तो आज बनाए बेच दिए, फिर कल बनाओगे, तो जो भी एक्शन बार बार होते हैं तो वो उन्हीं को हम कहते हैं प्रोसेस कहते हैं दोस्तों। बहुत ही, यानी क्रिया प्रक्रिया में तब बन जाती है जब वो एक नियमित अंतराल से बारंबार होती है। तो उत्पादन भी एक प्रक्रिया है और उपभोग भी एक प्रक्रिया है, सिंपल। और उत्पादन हो या फिर उपभोग हो, यानी कंजम्पशन हो या प्रोडक्शन हो, दे बोथ आर द इकोनॉमिक्स एक्टिविटी बिकॉज दे आर रिलेटेड टू दी आवर स्केयर रिसोर्सेज दैट हैव ऑल्टरनेट यूज, जिनके वैकल्पिक प्रयोग हैं दोस्तों। बहुत ही इजी है इकोनॉमिक्स, अगर आप ढंग से समझना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ा सकूं। तो देखिए, अब हम ये समझते हैं कि आखिर ये जो सेविंग होती है, जिसे आप बचत कहते हैं, और इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि उपभोक्ता क्या करता है, सेविंग करता है अपनी आय में से, और उत्पादक जो होता है वो अपनी आय में से इन्वेस्टमेंट करता है, यानी निवेश करता है। जैसे कि गुल्लक में पैसे जमा करना, बैंक में पैसे जमा करना, ये सेविंग का पार्ट है। किसी मशीन को खरीद लेना, किसी प्लांट को खरीद लेना, ये इन्वेस्टमेंट का मतलब है। आखिर अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सेविंग क्या होती है और हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ये बेसिक टर्म्स हैं दोस्तों, अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। यानी सेविंग यानी बचत क्या होती है, बहुत ही सिंपल। देखिए, आय, यह आय का वह हिस्सा है जो उपभोग नहीं किया गया है, यह सेवन से परहेज है। मतलब क्या है, इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाए आज, मान लीजिए, जिसमें से 60 रुपये आपने खर्च कर दिए और 40 रुपये आपने बचा लिए। तो भाई सिंपल सी बात, आय को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, इनकम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक कंजम्पशन और एक सेविंग। दोनों को प्लस करेंगे तो इनकम ऑलवेज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। ये बात आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आय क्या होती है, आय हमें किससे मिलती है, हमारी कारक सेवा से मिलती है, यानी हमारी फैक्टर इनकम से, हमारी फैक्टर सर्विस से मिलती है, फैक्टर सर्विस से। जैसे जो व्यक्ति श्रम देता है यानी लेबर देता है तो उसे सैलरी मिल जाती है, जो व्यक्ति कैपिटल देता है तो उसे इंटरेस्ट मिल जाता है, जो व्यक्ति लैंड देता है या कोई अपनी व्हीकल देता है किराए पे तो उसे रेंट मिल जाता है, और जो व्यक्ति इंटरप्रेन्योरशिप लगाता है यानी बिजनेस करता है उसे प्रॉफिट मिल जाता है। तो सिंपल सी बात है, आय तो क्या है, आपको जो फैक्टर इनकम से मिलती है, उस आय को हम 2 पार्ट में किस में बांट सकते हैं, सिंपल। एक वो हिस्सा जो हम अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए खर्च कर देते हैं, वो हमारा कंजम्पशन कहलाता है। एक पार्ट जो हमने कंज्यूम कर लिया है वेरियस गुड्स एंड सर्विस में, वो हमारा कंजम्पशन है। और वो पार्ट जो हमने कंजम्पशन नहीं किया है, हमने अभी उसका उपभोग नहीं किया, वो हमारी सेविंग है। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। आपको आई थिंक ये समझ में आ गया है। भाई सेविंग कौन करता है, कंज्यूमर सेविंग करता है। अब कंज्यूमर जो आय का पार्ट वो कंज्यूम कर देता है वो उसका कंजम्पशन कहलाता है, और जो पार्ट वो नहीं कंज्यूम करता है वो उसकी सेविंग कहलाती है। बहुत ही सिंपल सी बात। अब बात करते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट क्या है। बहुत ही सिंपल, इन्वेस्टमेंट कौन करता है, सिंपल, उत्पादक करता है। उत्पादक जो कि प्रोड्यूसर होता है, सिंपल। देखिए, इट इज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी मतलब व्यय जिसे आप कहते हैं, इट इज एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ such assets which helps to generate income। मतलब ये एक ऐसा यानी स्थिर परिसंपत्ति यानी फिक्स एसेट्स, मतलब कोई मशीन खरीद लेना, कोई प्लांट लगा देना। तो आप एक बात बताइए, अगर कोई एक प्रोड्यूसर है, वो 1 करोड़ रुपए की कोई मशीन खरीदता है, तो वो कई सालों तक उससे माल बना के यानी वस्तुएं या सेवाएं बना के उससे कई सालों तक क्या करेगा, लाभ कमाएगा। तो देखिए भाई सिंपल सी बात है, उपभोक्ता की भी आय होती है और उत्पादक की भी आय होती है। उत्पादक की जो आय होती है उसमें से जो बात वो बचाता है, जो सेव करता है, अगर उस सेविंग से ही अगर वो कोई मशीन खरीद लेता है, कोई प्लांट लगा लेता है या टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट कर लेता है, तो वो उसका कहलाता है इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इकोनॉमिक्स को बूस्ट करने के लिए।
ये बात आप याद रखें। हर देश की सरकार ये कोशिश करती है कि इन्वेस्टमेंट बढ़े, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान देनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम ये चीज़ समझते हैं आगे। हमने ये समझ लिया। अब ये कौन है? ये है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल कहाँ, किस देश से हैं, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अल्फ्रेड मार्शल जो हैं किस देश के रहने वाले थे। जो इकोनॉमिक्स थे, बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे दोस्तों। ये वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिक्स रहे हैं मॉडर्न इकोनॉमी के। और इन्होंने अर्थशास्त्र को जो डिफाइन किया था वो बहुत ही सटीक लहजे से किया है। और मैं इनकी डेफिनेशन से काफ़ी हद तक इंस्पायर हूँ और मैं मानता हूँ कि इन्होंने इकोनॉमिक्स को बिल्कुल एग्जैक्टली डिफाइन कर दिया। तो देखिए इन्होंने क्या बोला। इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन या मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। यानी लाइफ का जो जीवन के सामान्य व्यवसाय में मनुष्य का अध्ययन है। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति होता है और व्यक्तियों से समूह से जो बनता है एक परिवार, ठीक है, परिवार होता है। आप एक बात समझिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश हो, भले वो एक विकसित देश हो, डेवलप कंट्री हो, अंडर डेवलपमेंट कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो, उसमें जीवन जीने के लिए यानी लाइफ को काटने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपना लेबर देते हैं जो अनस्किलफुल होते हैं। कुछ लोग जिनके पास पैसा होता है वो कैपिटल लगाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, अपना लैंड या कोई भी चीज़ जो किराए पे देते हैं जिससे उनको लैंड मिलता है। या फिर कुछ लोग बिजनेस लगाते हैं यानी इंटरप्राइज लगाते हैं। तो यही तो क्या है, यही तो सामान्य जीवन है। देखिए दोस्तों, आप एक बात को समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी देश वो बना है उसके नागरिकों से। उसके नागरिकों को अगर आप बांटते हो, दो पार्ट में बटेंगे, एक होंगे कंज्यूमर और एक होंगे हमारे प्रोड्यूसर। ठीक है, कंज्यूमर हमारी सेविंग करते हैं, प्रोड्यूसर हमारे इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लीजिए आप इस बात बीच में, अभी हम सिंपल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जिसमें केवल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है। यहाँ पे गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सिंपल इकोनॉमी का मतलब यही है, सिर्फ दो सेक्टर हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक कंज्यूमर सेक्टर। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए ये बात। तो अल्फ्रेड मार्शल ने यही कहा कि जो जीवन का सामान्य जीवन जीने के लिए जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वही इकोनॉमिक्स है। इसलिए दोस्तों इकोनॉमिक्स है ना इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा। कोई व्यक्ति सामाजिक एक्टिविटी में, सोशल एक्टिविटी में जुड़े ना जुड़े चलता है, पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं, वो भी चलता है। बट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है ना, बेसिक है सबसे पहले, क्योंकि इंसान खाएगा ना, उसे खाना चाहिए, उसे रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो ये क्या है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ है। क्योंकि दोस्तों ये बात समझिए आप, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ समझाई कि अल्फ्रेड मार्शल ने इनके ये जो वर्ड्स हैं, अगर आप एग्ज़ाम में लिख देते हैं, अगर पेपर में आता है, पेपर में आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट अगर आप अपनी डेफिनेशन के बाद इनकी ये डेफिनेशन लिख देते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, जितनी भी हमारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी जो हमारी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, उनमें क्या होता है, उन्हीं के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है किसी भी देश की इकोनॉमी में। उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, यानी आर्थिक समस्याएं कहते हैं। अगर दोस्तों एक देश में आर्थिक समस्याएं नहीं पैदा होती तो शायद फिर आपको मैं अभी इस YouTube में अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा रहा होता। बस एक सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए आप। तो अब ये जो आर्थिक समस्याएं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, आर्थिक समस्या के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम विच इज क्रिएटेड, जो कि उत्पन्न हुई है या जो इमर्ज हुई है ड्यू टू इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज,
यानी जो भी आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक गतिविधियों के कारण, जैसे कि उपभोग, उत्पादन, वितरण, एक्सचेंज, इनके कारण जो भी इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रही है, जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, या दाल की कीमत बढ़ रही है, या कोरोना वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो ये सारी की सारी क्या है, अभी जैसे कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो ये कैसी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है दोस्तों। क्लियर है? तो देखिए, अब इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जन्म क्यों लेती है किसी भी देश में, किसी भी देश की इकोनॉमी में, किसी भी क्षेत्र में, आखिर इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जन्म क्यों लेती है, आखिर उसके पीछे के क्या कारण है। सिंपल, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या है, बहुत ही सिंपल, ऐसी आर्थिक समस्याएं जो आर्थिक क्रियाओं के कारण उत्पन्न हो, उन्हें हम आर्थिक समस्याएं कहते हैं। अब आर्थिक समस्या का जन्म लेने का क्या कारण है? सबसे पहला कारण, जो मानवीय आवश्यकताएं हैं, यानी जो ह्यूमन नीड्स हैं, दे आर अनलिमिटेड। यानी जो मानव की आवश्यकताएं हैं वो असीमित है, और साथ में दोस्तों वो कीप ग्रोइंग अप, और लगातार वो बढ़ती भी रहती है। एक तो पहले ही वो अनलिमिटेड है, वो कीप ग्रोइंग अप, यानी लगातार बढ़ती भी रहती है। सबसे मेन बात, मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं। मतलब ये कह रहा हूं कि जो मानव है उसको जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं चाहिए अपनी लाइफ को एक्सपेंड करने के लिए, गुजारने के लिए, वो अनलिमिटेड है और वो लगातार बढ़ती रहती है। पहला कारण ये है आर्थिक समस्या यानी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के उत्पन्न होने का। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है, अगर हम अपने नीड्स को अपने रिसोर्सेज के साथ या अपने मीन्स के साथ तोलें, तो हमारी जो नीड्स हैं, जो हमारी वांट्स हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, वो बहुत ज़्यादा है, और जबकि रिसोर्सेज बहुत कम है। अगर हम सापेक्षिक रूप से देखें कि अगर हम एक तराजू में आवश्यकताएं, नीड्स रख दें, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत हल्के हैं उसके कंपैरिजन में। अब यही तो जन्म दे देते हैं आर्थिक समस्या को। हमें ये नॉट इक्वल है, या अगर हम देखें कि नीड्स इज नॉट इक्वल टू आवर रिसोर्सेज, और इकोनॉमिक्स में क्या करने की कोशिश की जाती है कि नीड्स को इक्वल करने की कोशिश की जाती है। यानी ये वो साइंस है जिससे हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं को क्या करें, पूरा करें। इसलिए दोस्तों इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अंत तक बने रहेंगे, आपको मैं समझा दूंगा पूरी तरीके से कि आखिर इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ी जाती है और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। तो पहला कारण ये हो गया कि जो मानवीय आवश्यकताएं वो असीमित है और लगातार बढ़ती रहती हैं। दूसरा कारण ये हो गया कि अगर हम अपनी आवश्यकताओं को अपने संसाधनों के साथ या साधनों के साथ तोले, तो वो बहुत कम है, यानी वो बहुत ज़्यादा स्केयर है। स्केयर यहाँ पे सी आएगा दोस्तों, ठीक है, स्केयर है मतलब बहुत कम है। अब तीसरी बात क्या कहें? तीसरी बात एक और बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो हमारे जो संसाधन हैं वो एक तो सीमित हैं। जैसे जितने हमें एप्पल की ज़रूरत है, जितने हमें लेबर की ज़रूरत है, जितने हमें लैंड की ज़रूरत है, या जितनी हमें कैपिटल की ज़रूरत है, पहली बात तो वो कम है हमारे वांट्स के कंपैरिजन में। दूसरी बात, इस लेबर हो गया, ये लैंड हो गया, ये कैपिटल हो गया, इनके ऑल्टरनेट यूज़ है। यानी हम लेबर को फैक्ट्री में भी लगा सकते हैं, लेबर को एग्रीकल्चर में भी लगा सकते हैं। पहली बात, लेबर बहुत कम, और उस लेबर को हम फैक्ट्री ए में भी यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्री बी में भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी लगा सकते हैं, सेवा विभाग में भी लगा सकते हैं। तो पहली देखिए, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्यों, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्यों राइज होती है, या चॉइस ऑफ प्रॉब्लम क्यों राइज होती है, या कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों राइज होती है, तो उसके ये तीन ही कारण हैं। पहला कारण, ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड एंड कीप ग्रोइंग अप। दूसरा, रिसोर्सेज और मीन्स आर स्केयर और रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूज। ये तीन कारण हैं जिसके वजह से दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है। तो ये इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ऐसे भी कह सकते हो कि जो भी आर्थिक समस्याएं ऐसी समस्याएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन दुर्लभ होने के कारण और उनके वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण उत्पन्न होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में। आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आ रही है।
मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी। अब देखिए, आप ये समझिए कि आखिर आर्थिक समस्या क्या है। देखिए, मैंने अभी पीछे आपको समझाया कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। अब मैं आपको यहाँ पे ये समझाऊंगा कि आर्थिक समस्या का मतलब क्या है। बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए, यही बात मैंने अभी आपको बता दी कि भाई इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जो होती है, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, या कहें द प्रॉब्लम ऑफ अलॉटिंग स्केयर रिसोर्सेज टू ऑल्टरनेट यूज। यानी जो भी हमारे वैकल्पिक साधन है, जैसे मैं इसको एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर करता हूँ। जैसे पेट्रोल है, जितनी इसकी डिमांड है, जितनी पेट्रोल की डिमांड है, सप्लाई उतनी नहीं है। इसका मतलब रिसोर्स ये जो है, ये क्या है, लिमिटेड है। हमारा जो पेट्रोल है वो लिमिटेड है, जो इसकी वांट्स है वो अनलिमिटेड है। सिंपल। तो इसी की वजह से एक प्रॉब्लम राइज हुई, उसे ही हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, यानी आर्थिक सहायता कहेंगे, आर्थिक समस्या कहेंगे। ठीक है। और मैं आपको अच्छे तरीके से एग्जांपल से और समझाता हूँ। जैसे कि गोल्ड है। गोल्ड किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। गोल्ड की कितनी डिमांड है, क्या उतनी ही मात्रा में या उतनी ही क्वांटिटी में क्या इस एनवायरनमेंट में ये मौजूद है? नहीं है दोस्तों। आप समझिए, इसके वजह से देखिए, इसकी डिमांड ज़्यादा है और इसकी सप्लाई कम है, नॉट इक्वल है। और इसी के वजह से दोस्तों एक प्रॉब्लम राइज हो जाती है, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है। और अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं ताकि और अच्छे। जैसे कि जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, जो भी हमारे फूड्स होते हैं, है ना, जो भी हमारे फूड्स होते हैं, वो भी देखिए, इनको सबको चाहिए। जो भी राशन होते हैं, ग्रोसरी जिसे आप कहते हो, इनकी डिमांड सबको चाहिए। सभी ये कंज्यूमर गुड्स हैं, सबको चाहिए। ठीक है ना। बट इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई पीछे से कम है, इसी वजह से। और इनके ऑल्टरनेट यूज़ भी हैं। साथ में गोल्ड से आप चैन भी बना सकते हो, पेट्रोल का आप फैक्ट्रियों में भी इस्तेमाल कर सकते हो, गाड़ियों को चलाने में भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में। एक तो ये पहले ही लिमिटेड हैं और इनके ऑल्टरनेट यूज़ हैं। इन्हीं दो के कारण हमारे देश, हमारे किसी भी देश में या पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम राइज होती है दोस्तों। और देख लीजिए एग्जांपल, जैसे हमारे फल हो गए, हमारी सब्जियां हो गई, जितनी इनकी डिमांड है उसके कंपैरिजन में ये बहुत कम है। तो आपको आर्थिक समस्या समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, एक अर्थशास्त्री रहे हैं लियोन रिबिन्स। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं और इन्होंने अर्थशास्त्र की डेफिनेशन को, जो आज वर्तमान स्थिति में आप अर्थशास्त्र की जो डेफिनेशन समझ सकते हैं, तो वो इन्होंने ही दी है। और ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं दोस्तों। ये भी किस देश से हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगले वीडियो में मैं दोनों का बताऊंगा कि ये किस देश के रहने वाले हैं, यानी किस देश से ताल्लुक़ रखते हैं। और अल्फ्रेड मार्शल के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, इन्होंने क्या कहा, इकोनॉमिक्स के लिए क्या कहा। बहुत ही सटीक डेफिनेशन, यानी मॉडर्न इकोनॉमिक की सबसे ज़्यादा सटीक डेफिनेशन इन्होंने ही दी है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है। तो जरा देखिए, इन्होंने कहा है कि लियोन रिबन ने अर्थशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है, जो मानव व्यवहार को अंत और दुर्लभ संसाधनों के बीच के रूप में अध्ययन करता है, जिनका वैकल्पिक उपयोग है। तो देखिए, इंग्लिश में कहूँ, ए साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव ऑल्टरनेट यूज। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कहा। इन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि अर्थशास्त्र कुछ नहीं है सिवाय जो हमारे संसाधन हैं, जो कि हमारे दुर्लभ संसाधन हैं, वो हमारी आवश्यकताओं की तुलना में दुर्लभ हैं और उनका वैकल्पिक प्रयोग है। इस वैकल्पिक प्रयोग और दुर्लभ हैं, इनको हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को स्टडी करें, ये वो साइंस है जिससे हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं। यानी हमारी जो नीड्स हैं वो नॉट इक्वल हैं रिसोर्सेस के, तो हमें उसको कैसे इक्वल कर सकते हैं, कैसे उसको कम से कम इसके अंतर को किया जा सकता है, वो इन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है। आई होप दोस्तों आपको ये बात क्लियर हुई है। अब देखिए, आप स्कैरसिटी को समझिए, क्योंकि जब तक आप स्कैरसिटी यानी दुर्लभता को नहीं समझोगे, आपको इकोनॉमिक्स नहीं आएगी। देखिए, स्कैरसिटी मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं लैंड है
लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टाइम। ये आपको मैंने बहुत सारे, ये हमारे हमारे इनपुट्स हैं और ये हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज आ गए और हमारा टाइम आ गया। ये बहुत कम है, देखिए ये तराजू है, ये बहुत कम है। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे मीन्स हैं, हमारे इनपुट्स हैं, वो बहुत कम है। जबकि हमें खाने के लिए, हमें कपड़ा, हमें रहने के लिए, हमारी सिक्योरिटी, कंफर्ट, मेडिसिन, ज्वेलरी, अफेक्शन, बहुत सारी हमें वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। यानी वर्चुअल अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं। अब इसी में संतुलन, अब ये जो दुर्लभता है, जो स्कार्सिटी है, ये है क्या? इसको समझने के लिए आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि देखिए, ये पेट्रोल हो गया, आपका गोल्ड हो गया, आपका कोयला हो गया, या आपका लेबर हो गए, या फिर कहीं आपकी फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, आपके ग्रेन्स हो गए, बहुत सारी वस्तुएं। ये सारी ही आपकी जितनी डिमांड है ना सोसाइटी में, डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है, पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी डिमांड है, पर सप्लाई क्या है? बहुत कम है। तो यही चीज, इसी कंडीशन को, इसी सिचुएशन को हम कहते हैं स्कार्सिटी। अभी देखिए आपको ये चीज समझ आ जाएगी, ये मैंने आपके लिए बना रखा है। स्कार्सिटी क्या है? इट इज ए सिचुएशन, ये एक सिचुएशन है, एक स्थिति है जब किसी भी वस्तु की जो डिमांड होती है उसकी सप्लाई से हमेशा ज़्यादा रहे, जबकि प्रगति की तरफ से हमें ये सब शून्य कीमत पे मिलता है, शून्य कीमत पर। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है दोस्तों। देखिए, अब इसको डिफाइन मैंने यहाँ पे कर रखा है। दुर्लभता एक ऐसी स्थिति है, दुर्लभता एक ऐसी स्थिति है जब किसी वस्तु की मांग शून्य कीमत पर भी उसकी पूर्ति से, उसकी आपूर्ति यानी पूर्ति से सदैव अधिक रहे, सदैव अधिक रहे। यानी उसकी डिमांड उसकी सप्लाई से हमेशा ज़्यादा रहे। देखिए, गोल्ड की जो डिमांड है पूरे विश्व में हमेशा ज़्यादा रहती है, पेट्रोल की, कोयले की। तो ये हमारे कैसे रिसोर्स हो गए? लिमिटेड रिसोर्स हो गए, स्केयर रिसोर्स हो गए, स्केयर्स मीन्स हो गए, आप ऐसे कह लीजिए। तो इसी की वजह से लियोन रिबिन्स ने यही बात आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों। अब पढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को कि ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ स्केयर रिसोर्स क्या होता है। संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग या दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये दूध है दोस्तों। अब दूध हमारा क्या है? दूध हमारा क्या है? मिल्क हमारा क्या है? एक रिसोर्स है, एक रिसोर्स है, एक साधन है, या एक कहीं हमारा संसाधन है। ये संसाधन क्यों है? क्योंकि ये हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, हमारी वांट्स को, हमारी सेटिस्फेक्शन देता है, यानी संतुष्टि देता है हमारी आवश्यकताओं को। तो हमारा ये एक संसाधन है, ये बात समझ आ गई। अब पहली बात, जितनी इसकी डिमांड है, जितनी इसकी डिमांड है, जितनी इसकी डिमांड है, उसके कंपैरिजन में उसकी सप्लाई बहुत कम है। आप ये समझ सकते हैं। पहली बात तो कि ये स्केयर रिसोर्स है, स्केयर, ये सी आएगा यहाँ पे, स्केयर रिसोर्स है दोस्तों, ठीक है, यानी ये दुर्लभ संसाधन है। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि इस दुर्लभ संसाधन का, इस दुर्लभ संसाधन का यानी स्केयर यानी लिमिटेड रिसोर्स का हम एक ही चीज में, केवल हम इसे पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, हम इससे बहुत सारी चीजों में काम लेते हैं। जिसमें से कुछ एग्जांपल ये देखिए, जैसे हम इससे दही भी बना सकते हैं, मक्खन भी बना सकते हैं, मिठाई भी बना सकते हैं, खोया भी बना सकते हैं। तो देखो, संसाधन एक है, रिसोर्स एक है, वन रिसोर्स, बट यूजेस क्या है? मल्टी यूजेस है। यानी किसी संसाधन का एक से अधिक कार्यों में प्रयोग करने को हम संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग कहते हैं। और इन्हीं वैकल्पिक प्रयोगों के कारण, इन्हीं ऑल्टरनेटिव यूजेस के कारण एक देश की अर्थव्यवस्था में चॉइस ऑफ प्रॉब्लम राइज होती है। चॉइस ऑफ प्रॉब्लम यानी चेन की समस्या उत्पन्न होती है दोस्तों, चेन की समस्या। अभी मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, आप टेंशन ना लें। चेन की समस्या, बस लास्ट तक बने रहें, ठीक है। मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल देना पसंद करता हूँ। मेरा उद्देश्य केवल और केवल इसको समझाना नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको इकोनॉमिक्स की समझ पैदा करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है इसकी डेफिनेशन को
कि एक साधन का एक से अधिक कार्यों में प्रयोग करने को ही उसका वैकल्पिक प्रयोग कहते हैं। द यूज ऑफ वन रिसोर्स फॉर मोर देन वन टास्क इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। आई थिंक आपको ये समझ में आया। एक और एग्जांपल अगर हम लें, जैसे कि सेब है। अगर सेब जो है हम इसको डायरेक्ट खा सकते हैं, ठीक है, हम इससे दवाई बना सकते हैं, इससे अल्कोहल बना सकते हैं, ना जाने कितने सारे प्रोडक्ट आप सेब से बना सकते हो दोस्तों। तो रिसोर्स ये पहले से ही स्केयर है, स्केयर यानी दुर्लभ है ये, ठीक है, और इसके ऑल्टरनेट यूज भी है, जिसके कारण दोस्तों देश में, किसी भी देश के इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज होती है, प्रॉब्लम चॉइस राइज होती है, या अलॉटिंग यानी दी एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्स की जो प्रॉब्लम है वो राइज होती है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। अब भले हमारे उपभोक्ता हो गए यानी कंज्यूमर हो गए, भले हमारे उत्पादक हो गए, या कोई एक देश हो गया, देश और उसके नागरिकों को दो पार्ट में बांटेंगे। या तो इंडिविजुअल लेवल पे हम कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर, या प्रोड्यूसर की इंडिविजुअल लेवल पे प्रोड्यूसर की बात करें, ठीक है, या फिर एक कंट्री की बात करें। एक कंज्यूमर हो, एक प्रोड्यूसर हो, या एक कंट्री हो, इनके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी साधन हैं, इनकी वांट्स यानी इनकी आवश्यकताओं से हमेशा क्या है, कम है। जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, अब मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ी जाती है, व्हाई इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स को समझने से पहले व्हाई इज इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ी जाती है, आखिर इकोनॉमिक्स की हमें क्या आवश्यकता पड़ी, ये चीज मैं अब आपको समझाऊंगा बहुत ही सिस्टमेटिकली ढंग से। देखिए, पहली चीज मैंने आपको बताई कि मानवीय आवश्यकताएं हैं ना, वो अनलिमिटेड है और वो लगातार बढ़ती भी है। जिसके कारण दोस्तों अगर हम अपनी आवश्यकताओं से अपने संसाधनों को, अपने रिसोर्सेज को तोलें तो वो बहुत कम है दोस्तों। जिसके कारण क्या होता है, एक तो ये कम है, रिसोर्सेज आर स्केर्स यानी कम है, लिमिटेड है। दूसरी बात, इनके ऑल्टरनेट यूज भी हैं। भाई एक तो हमारी ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है। अगर रिसोर्स की बात करें कि पहली बात तो रिसोर्स है और उनका ऑल्टरनेट यूज है, तीसरी बात। चौथी बात अगर आप देखें, इसी की वजह से ऑल्टरनेट यूज के कारण हमारी क्या होती है, चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब चयन की समस्या उत्पन्न होती है तो द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स यानी संसाधनों के वितरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर हमारे पास जो टोटल लेबर है उसे कौन से काम में लगाए, कौन से काम में ना लगाए, जितना भी देश के पास कैपिटल है उसे क्या चीज बनाए, क्या ना बनाए, यानी कोई भी रिसोर्स है, कोई भी लिमिटेड, कोई भी हमारा मीन है, कोई भी रिसोर्स है या कोई भी इनपुट है हमारा, वो उसको किस काम में, किस वस्तु को बनाने में कितनी मात्रा में लगाए, तो ये प्रॉब्लम राइज हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, फिर हमें जरूरत पड़ती है कि नेशनल लेवल पे नीड ऑफ नेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, यहाँ पे सी आएगी, स्केयर रिसोर्सेज यानी पूरे देश के स्तर पे, जैसे कि भारत के स्तर पे, जैसे भारत सरकार, जैसे इंडियन गवर्नमेंट, यानी कोई ना कोई इंडियन गवर्नमेंट उस क्या करे कि भाई ऐसा करे, मैनेजमेंट करे इन स्केयर रिसोर्सेज का। पहली बात तो ये बहुत लिमिटेड है, ऑल्टरनेट यूज है, कौन से में ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, इन प्रॉब्लम को कैसे सूट आउट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है दोस्तों मैनेजमेंट की, इकोनॉमिक्स के एक नेशनल लेवल पे, जिसके कारण दोस्तों इकोनॉमिक्स का जन्म हो जाता है। अगर आप प्रोसीजर देखें तो ये प्रोसीजर अगर आपको याद रहे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि आखिर इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ने की आवश्यकता है। आखिर किसी व्यक्ति को, भले वो कंज्यूमर हो, भले वो प्रोड्यूसर हो, या कोई देश को आखिर इकोनॉमिक्स की क्यों ज़रूरत है। तो मैंने आपको बताया जो मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं और लगातार बढ़ती रहती हैं, उसकी तुलना में संसाधन सीमित हैं और उनका वैकल्पिक प्रयोग होता है। इन वैकल्पिक प्रयोगों के कारण प्रॉब्लम ऑफ चॉइस राइज होती है, यानी चयन की समस्या उत्पन्न होती है। चयन की समस्या के कारण भाई देश की सरकार या कोई भी व्यक्ति, कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, या देश के संसाधन हो, कौन से संसाधन को कहाँ पे कितना लगाए, तो प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ
रिसोर्स उत्पन्न हो जाती है, जिसके वजह से नेशनल लेवल पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि कोई ऐसा मैनेजमेंट हो कि इन दुर्लभ संसाधन जिनका वैकल्पिक प्रयोग है इनको कैसे मैनेज किया जाए। तो उसके लिए हमें इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि साइंस ऑफ स्कैर रिसोर्सेज दैट हैव ऑल्टरनेट यूज को सॉल्व करता है दोस्तों। ये रीज़न है दोस्तों, इसी वजह से इकोनॉमिक्स को दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, यही रीज़न है, नंबर 1 सब्जेक्ट है दोस्तों ये। अब देखिए, आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप भारत में सबसे अमीर हैं या इस दुनिया में सबसे अमीर देश की कल्पना कीजिए। उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं ना, जितने भी मीन्स हैं, जितने भी इनपुट्स हैं, जितना उसे अपने लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विस की ज़रूरत है ना, वो उतना नहीं कर सकता कभी भी दोस्तों। मैं आपको पहले ये बात कह रहा हूँ, जैसे कि भारत में सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी के बेटे हैं। ये भारत को नाज है इन पे, ये बहुत बड़ी शख्सियत है दोस्तों, धीरूभाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी जी। मान लीजिए अगर ये सब कुछ खरीद सकते हैं, कैन यू बाय, मतलब आप देखिए क्या इनके पास भी जो ये चाहे वो ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि इनकी भी जो वांट्स है, इनकी भी जो इच्छाएं हैं ना, जो आवश्यकता है ना, वो अनलिमिटेड है और लगातार वो बढ़ती रहती है। आप देखते रहते हैं रिलायंस कंपनी कभी किसी के साथ टाई अप करती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, क्योंकि इनके पास भी जो रिसोर्सेज हैं, भले ये कितने भी अमीर हों, बट इनके रिसोर्सेज हमेशा इनके वांट से कम ही रहेंगे दोस्तों। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। या दुनिया का जो सबसे अमीर देश है अमेरिका, अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश और मेरा फेवरेट देश, क्योंकि सबसे बढ़िया डेमोक्रेसी अगर देखा जाए तो अमेरिका है। और अमेरिका के जो बाइडेन है, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, क्योंकि जो बाइडेन वर्ल्ड क्लास लीडर हैं और उन्हीं के जैसा लीडर होना चाहिए मेरी नज़र में। तो अमेरिका भी अगर सबसे अमीर देश है, तो क्या उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं कि वो अपनी सारी सेटिस्फैक्शन, यानी सारे की सारे अपनी वांट्स को पूरा कर सके? नहीं। आप दुनिया में सबसे अमीर हो, सबसे अमीर व्यक्ति हो या सबसे अमीर देश हो, आपके रिसोर्सेज आपसे हमेशा कम रहेंगे। अब दोस्तों फाइनली हम समझेंगे कि आखिर अर्थशास्त्र क्या है, जो मेरा आज का टारगेट था। देखिए, इतना सारा मैंने आपको बताया ताकि ये आप समझ में आ जाए, आपको ये डायग्राम पूरी तरीके से। अब देखिए मेरे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको देखना है। आपको मैं पहले ही समझाऊंगा कि ये जो इकोनॉमिक्स है, ये जो अर्थशास्त्र है, ये क्या है। अर्थशास्त्र को आप ये कह सकते हो कि ये एक ह्यूमन साइंस है या सोशल साइंस है। एक्चुअल में सोशल साइंस का ही एक पार्ट होता है इकोनॉमिक्स। आपने 10th में पढ़ा है, सोशल साइंस का ही एक पार्ट है सोशल स्टडी का। तो सिंपल सी बात है। बट ये सोशल इकोनॉमिक की कौन से पार्ट में आता है? जो एक देश के नागरिकों की इनकम से रिलेटेड होता है, उनकी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। तो इसे आप ह्यूमन साइंस कह सकते हो। अब इसे साइंस क्यों कहते हैं, पहले तो ये समझ लो। इसे साइंस क्यों कहा जाता है, पहले तो ये चीज़ समझिए। सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि भाई इसे हम साइंस क्यों कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता हो, उत्पादक हो या समाज हो, यानी कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो या सोसाइटी हो, उनकी बहुत सारी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको सिस्टमेटिकली ढंग से उसकी स्टडी करना और उनके कोज एंड रिजल्ट को फाइंड आउट करके उनका सोल्यूशन निकालना, यही तो अर्थशास्त्र है दोस्तों। तो अर्थशास्त्र में दोस्तों इकोनॉमिक ये सिस्टमेटिकली ढंग से होता है, तो इसलिए इसे ह्यूमन साइंस कहते हैं। ह्यूमन साइंस क्यों है? क्योंकि अर्थशास्त्र में जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं इकोनॉमिक्स से, वो प्राकृतिक इकोनॉमिक्स की तरह, प्राकृतिक साइंस की तरह। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के बताऊं, जैसे कि भैया H2, जैसे मैं ये पेन चेंज करूं, देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे H2 + O2 गिव अस H2O, यानी अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाते हैं तो भाई सिंपल सी बात है वाटर बनता है। ऐसा कुछ नहीं है, इतना सटीक डेफिनेशन नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? रिजल्ट 100% नहीं मिल सकते, एरर्स भी हो सकते हैं, इसलिए इसे ह्यूमन साइंस कहा गया है।
सिद्धांत कहीं पे अप्लीकेबल होते हैं, कहीं पे अप्लीकेबल नहीं होते हैं दोस्तों, ये बात कह रहा हूं। इसलिए इसे ह्यूमन साइंस कहा गया है। जो अर्थशास्त्र के जनक हैं जिनका नाम है एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। धन का विज्ञान यानी साइंस ऑफ मनी कहा था दोस्तों, साइंस ऑफ मनी। क्योंकि आप कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी चीज बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, हर चीज में धन इन्वॉल्व होता है, मनी इन्वॉल्व होती है। यानी अगर इकोनॉमिक्स को बहुत ही सरल लैंग्वेज में अगर आप बोलना चाहें तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, द साइंस ऑफ मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। यानी अर्थशास्त्र धन का, यानी धन के विज्ञान को अर्थशास्त्र कहते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सरल सी बात है। अब इतनी बात मैंने आपको चीज समझाई। अब देखिए इकोनॉमिक्स में होता क्या है। इकोनॉमिक्स को अगर ढंग से समझते हैं अगर हम, तो इकोनॉमिक्स में जितने भी हमारे स्केयर रिसोर्सेज होते हैं, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जिनके हमारे ऑल्टरनेट यूज है, जिनके वैकल्पिक प्रयोग है, उनको हम उपभोक्ता, उत्पादक और समाज, उपभोक्ता, उत्पादक और समाज, इस तरीके से इनका वितरण, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनका वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करते हैं, वितरण करने की कोशिश करते हैं कि एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिले। यानी ये जो उपभोक्ता है उसके पास जो भी इनकम है, उस इनकम को वो कैसे गुड्स एंड सर्विस पे एक्सपेंड करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ये है साइंस, ये है इकोनॉमिक्स। उत्पादक अपनी जितने भी इनपुट हैं, जितने भी उसके पास सीमित संसाधन हैं, जितने भी उसके इनपुट्स हैं, उनका वो कैसे प्रयोग करे, वो कैसे उसका प्रयोग करे कि उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो। ये सेटिस्फैक्शन गलत लिख दिया है मैंने, ये तीनों में ही सेटिस्फैक्शन लिख दिया है, कोई बात नहीं, वो गलती से कॉपी पेस्ट हो गया है। तो अधिकतम लाभ हो यानी प्रॉफिट हो, प्रॉफिट हो, अधिकतम प्रॉफिट हो, अधिकतम लाभ प्राप्त हो, और समाज का अधिकतम सामाजिक कल्याण हो, सोशल वेलफेयर हो। तो देखिए मैं अगर आपको एक बात समझाऊं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे जो फ्रूट्स हैं, अब फ्रूट्स कंज्यूमर्स को भी चाहिए, फ्रूट्स हमारे प्रोड्यूसर को भी चाहिए, और फ्रूट्स हमारी सोसाइटी को भी चाहिए। अगर हम सारे के सारे फ्रूट्स, हमारी पहली बात कि जितनी फ्रूट्स की डिमांड है उसकी सप्लाई उतनी नेचर में नहीं है, प्रगति में नहीं है। पहली बात तो फ्रूट्स हमारे क्या है, स्केयर है। दूसरी बात, फ्रूट्स को हम बहुत सारे यूजेस में प्रयोग कर सकते हैं, यानी इनके ऑल्टरनेट यूज भी हैं। अब हमें फ्रूट्स के ऐसे 3 कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे कि जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, पूरे देश में जितने भी कंज्यूमर हैं उनको सबको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले इंडिविजुअल लेवल पे, और जो प्रोड्यूसर है उसका मैक्सिमम उसको प्रॉफिट हो, और जो सोसाइटी है उसका जो मैक्सिमम वेलफेयर हो। अगर ऐसा कर पाए तो वो अर्थशास्त्र जानता है। बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एक और एग्जांपल, ये सेकंड पार्ट खुल गया, ओके। अगर हम एक और एग्जांपल दें, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर जो कि स्केयर है, जिसका ऑल्टरनेट यूज है, ठीक है। अब अगर हम सारा का सारा ड्रिंकिंग वाटर उपभोक्ता को दे देंगे तो ये तो होगा नहीं। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, हमें जितना भी देश के पास ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है तो उसकी सप्लाई इन तीनों में ऐसे करनी पड़ेगी कि जितने भी जो हमारे इकोनॉमिक गेन्स हैं यानी आर्थिक लाभ है वो अधिकतम हो सके, आर्थिक लाभ है ना वो अधिकतम हो सके, इंडिविजुअल लेवल पे भी, उपभोक्ता और उत्पादक और मार्केट के लेवल पे भी, और पूरी एज अ इकोनॉमी एज अ होल भी हो सके।
मेरी बात समझ आई? तो अर्थशास्त्र एक ऐसा मानवीय विज्ञान है जिसके अंतर्गत सीमित संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, एक उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो और एक समाज का अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा ये मेरा नया तरीका? आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं भी आपके लिए पूरी जान लगा दूंगा वीडियोस बनाने में। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।